देखो बच्चों, टॉमसन के परमाणु मॉडल के पश्चात आए रदरफोर्ड महोदय। कौन? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखें। टॉमसन ने क्या कह दिया? आई लो तरबूज ये परमाणु है। जिसको कोई देखा नहीं उसकी तुलना अब तुम तरबूज से कर दो, चाहे नाशपाती से कर दो, चाहे गुड़ से कर दो। इलेक्ट्रॉन की तुलना उन्होंने कर दी बीज। देखो, विज्ञान जो है गलत से सही की तरफ जाने का रास्ता है। गलत से सही की तरफ जाने का रास्ता है। टॉमसन का रोल क्या रहा? टॉमसन का रोल यह रहा कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में संसार जान गया। हम डाल्टन की बात करें तो पहले डाल्टन आया था तो डाल्टन ने कहा कि किसी द्रव्य का सबसे छोटा कण अणु नहीं परमाणु है। दुनिया परमाणु के बारे में जानने लगी। अब परमाणु उदासीन है, दुनिया यह जान गई। अब उसके बाद जो है परमाणु के बाद तब डाल्टन के बाद आया टॉमसन। टॉमसन ने बताया कि अपना तरबूज मॉडल प्रस्तुत करके कहा कि परमाणु तरबूज के समान है। तो ये तो कुछ हजम नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम की चीज तो उन्होंने दिया, इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है और कैसा है? निगेटिव है। ठीक, यहां तक हम देख चुके। रदरफोर्ड महोदय आए, इन्होंने क्या किया कि एक पतली सोने की पन्नी ली, एक्सपेरिमेंट किया। इंपॉर्टेंट है इसका एक्सपेरिमेंट। एक पतली सोने की पन्नी ली। किसकी पन्नी? सोने की, एयू। गोल्ड की पन्नी लिया। इसकी मोटाई थी 0.1020300404 कहे 0.1234004 सेंटीमीटर। बहुत पतली सोने की पन्नी लिया। इस पर अल्फा कण, अल्फा पर 2+ होता है, अल्फा कणों की बौछार कराई। यानी 0.404 सेंटीमीटर पतली सोने की पन्नी लिया, इस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। तब बौछार कराई तो क्या देखा? 3 बातें इसने देखा। पहला, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। ये अल्फा कण थे, ये ऐसे निकलते चले गए। पहला पॉइंट उसने देखा, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। क्या मतलब लगाया इसका? जैसे मान लो तुमको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। इसको हम भेजे, पूरा एकदम मार्केट घना है, भरा हुआ मार्केट है, और एक को भेजे एकदम खरियन्ना में जहां एकदम खाली स्थान है। कहे लू दौड़ो, यह भी दौड़ना चालू किया और यह भी दौड़ना चालू किया। तो यहां लक्ष्य पर पहले कौन पहुंचेगा? ये सनसनाते हुए चलेगा। ये क्या है? कभी इधर ढगराएगा, कभी इधर ढगराएगा, कभी इधर ढगराएगा। क्यों? भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ बहुत ज्यादा है तो ए के मार्ग में रुकावट आएगी, बी के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई। क्यों? क्योंकि यह पूरा का पूरा क्या था? खाली था। तो जब अल्फा कणों की बौछार कराई तो इसने क्या किया? देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। तो इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, रिक्त है, जिससे अल्फा कणों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई। ठीक। अच्छा, एक चीज देखो, रदरफोर्ड ने इतनी पतली पन्नी क्यों ले लिया? भाई, हमको जानना है कि परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु की संरचना न जाननी है। अगर मान लो इतना मोटा पन्नी लेते, इतनी मोटी पन्नी लेते तो इस मोटाई में ज्यादा परमाणु ना आएंगे जी। और इधर से ये अल्फा कण जाएगा तो कहेगा कि अच्छा तो इसमें इतना है,
मान लो किसी आदमी का स्कैनिंग करना है कि उसके शरीर के अंदर क्या है, यह आदमी खड़ा है, इसके बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हैं ये हमको जानना है। तो इसके बॉडी में क्या क्या है जानना है, तो एक आदमी को खड़ा करके भेजोगे तो इसके शरीर से पार होगा तो बताएगा कि इसके शरीर में एक हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, एक पेट है, सबकी संख्या यहां बताने लगेगा। अगर लाइन में कई लोग खड़े हो जाए, मान लो 3 लोग खड़े हो गए, अब ये जब पार होके जाएगा तो कहेगा हाँ तो इंसान में ना 3 गो हृदय होता है और 3 गो पेट होता है। ये कौन आदमी है, ये तो जो देखेगा वो बताएगा। तो हम टारगेट क्या है कि इस मोटाई में कम से कम परमाणु आ सकें। तो जितना पतली पन्नी ले लें जिससे कि इसकी मोटाई में कम से कम परमाणु आएंगे। अगर यही इतना मोटा होता तो परमाणु ज्यादा आते, तो जब ज्यादा परमाणु आते तो इसकी संरचना के बारे में जानकारी थोड़ी सी कठिन हो जाती। तो एकदम पतली पन्नी ले लिया, ठीक, जिससे कि हमको यह पता चले कि इसके अंदर क्या है। अगली चीज, सोने की ही पन्नी क्यों ले लिया भाई, है? किसी हल्के परमाणु की पन्नी ले सकता था, लोहा का ले सकता था, तो सोने की पन्नी इसलिए लिया कि भाई देखो पीठ के पतली चादर बनाना हो, लोहा दे दें, पीटत पीटत जो है लोहारगिरी करना है कि परमाणु की संरचना बतानी है, तो सोने का जो है पतली पन्नी बनाई जा सकती है सरलता पूर्वक, चांदी की भी बनाई जा सकती है। तो उसने सोने की पन्नी इसलिए लिया था। बात समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर मान लो कोई हल्का परमाणु ले लिया होता तो जब अल्फा कण जाता ना तो ढकेल देता उनको, तो सही से ज्ञान नहीं मिल पाता कि उसके अंदर क्या है, ठीक। तो इसने सोने की पन्नी क्यों लिया, क्योंकि एक तो पहले हैवी मेटल था, भारी, क्या था, भारी परमाणु है सोना, Au, संकेत सोने का Au। उसके बाद इसकी पतली पन्नी आसानी से बनाई जा सकती है। इन 2 कारणों से उसने सोने की पन्नी लिया। तो देखो रदरफोर्ड ने 3 चीज देखा है। पहला, अधिकांश सीधे निकल गए। जब अधिकांश कण सीधे निकल गए तो क्या निष्कर्ष निकला, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खाली है, जिससे कि अल्फा कणों के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई। दूसरा पॉइंट, उसने देखा कि कुछ ऐसे जा रहे थे अल्फा कण, आए मुड़ गए, इधरिया का ही तय करने चले गए भाई। इधरिया क्या था, ऐसे जा रहे थे, जाते जाते ऐसे गए, जाते जाते तले घूम के ना होने, उधर कहा जा रहे हो भाई, ससुरारी है क्या उधर, उधर कौन ही तय करने निकल गए। तो देखो अल्फा कण कौन सा चार्ज होता है, धन आवेश। जब यह यहां से गया तो इससे निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि कोई ऐसी चीज है केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर दे रही है। इसका मतलब है केंद्र में कोई पॉजिटिव चीज है। इस छोटी सी जगह को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। तो प्रश्न आएगा, नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। नाभिक धनावेशित होता है, किसने कहा, रदरफोर्ड ने कहा, ठीक। अब यहां ये तो समझ में आ गया कि नाभिक प्लस है और यह अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है। ये छोटी सी जगह कैसे हो गई जी, कैसे पता चला कि छोटी जगह है, हम कह रहे बड़ी है। अगर यह जगह बड़ी होती, नाभिक बड़ा होता तो ज्यादातर अल्फा कणों को प्रतिकर्षित न कर देता। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यह छोटी जगह है। अधिकांश अल्फा कण तो सीधे ना निकल गए थे जी,
जब अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब है कि परमाणु का ज्यादातर भाग क्या है, खाली है, बेर्रे फिटकरी का निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। तो दूसरे पॉइंट से निष्कर्ष निकला, नाभिक। संसार को नाभिक से परिचित कराने वाला कौन, रदरफोर्ड। नाभिक धनावेशित होता है बताने वाला कौन, रदरफोर्ड। ठीक। तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या रहा इसका? तीसरा और अंतिम पॉइंट यह रहा कि कुछ अल्फा कण गए और अपने ही मार्ग पर वापस लौट गए। कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग पर, ये ऐसे जा रहा था, जाते जाते वापस, क्या हो गया जी, कोहना गए का? तो कुछ अल्फा कण जो है वापस आ गए, ये कोहना नहीं रहा है। ये नाभिक बहुत कठोर है। रदरफोर्ड ने अनुमान लगाया कि नाभिक बहुत कठोर है, जिसे अल्फा कण भेद न सके। अगर यह मुलायम होता नाभिक तो अल्फा कण इसको क्या करते, भेद देते। तो 3 बातें देखी और 3 बातों से 3 निष्कर्ष निकाला। तो हम देखें, प्रश्न आएगा, रदरफोर्ड का सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों का प्रकरणन प्रयोग। फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में जाओगे तो यह फिजिक्स में लिखने के लिए आएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स तुमको 12 में पढ़नी है, रसायन शास्त्र में 11 में, और फिजिक्स में 12 में। तो यहां का समझा हुआ तुमको 12 में भी काम देगा। ठीक। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया था, 4.12344 सेंटीमीटर पतली सोने की पन्नी लिया। पतली क्यों लिया, जिससे कि इसकी मोटाई में कम से कम परमाणु आ सके। दूसरा, सोने की ही पन्नी क्यों लिया, क्योंकि इसको आसानी से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। लोहा लेके पीटता रह जाता। और यह हैवी मेटल है, भारी है। हल्का एटम होता, मान लो पीट के पतली चादर बनाए, हल्का एटम होता तो जब ये अल्फा कण आएगा ना तो हमको ढकेल देगा और शिफ्ट हो जाएंगे। जब बैठा हुआ तो ढगरा के हनिया आ जाएंगे। इसलिए हैवी मेटल और आघातवर्धनीयता, मैलिएबल है। आघातवर्धनीय मतलब पीटने पर फैल जाए। ठीक। 3 बातें देखी, क्या क्या? पहला, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। क्या निष्कर्ष निकला? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, जिससे इनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं आई। दूसरा, कुछ ऐसे गए तले हितई करने लगे इधर। कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से विचलित हो गए। क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और यह धनावेशित होता है और यही अल्फा कणों को प्रतिकर्षित करता है। यह निष्कर्ष निकला। तीसरा, उसने देखा कुछ अल्फा कण गए और मूल मार्ग पर वापस लौट गए। अल्फा कण ये K+, 2+, क्यों वापस आ गए? तो इसका निष्कर्ष निकाला कि नाभिक बहुत कठोर है, जिसे अल्फा कण भेद न सके। ठीक। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, छोटे छोटे प्रश्नों में? क्या? पहला प्रश्न, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड। नाभिक पॉजिटिव होता है, किसने बताया? रदरफोर्ड। नाभिक बहुत कठोर है, किसने बताया? रदरफोर्ड। अधिकांश अल्फा कण जब सोने की पन्नी से पार हो गए तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग से विचलित हो गए। क्या निष्कर्ष निकाला?
परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है या धनावेशित होता है, यही अल्फा कणों को प्रतिकर्षित कर रहा है। तीसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण अपने मूल मार्ग पर वापस आ गए। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि नाभिक बहुत कठोर है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। बताया क्या? कहा परमाणु एक गोला है, ठीक? गोले के केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। यानी अपनी बात, टॉमसन की बात मिला करके एक मॉडल सामने रख दिया। भाई डाल्टन कहना कि परमाणु सबसे छोटा कण, टॉमसन आए कहे देखो परमाणु तरबूज है, इलेक्ट्रॉन बीज है। अब रदरफोर्ड आए, इन्होंने कहा परमाणु का तरबूज फरबूज का होता है जी, परमाणु एक गोला है, हैं? अब गोले के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक धनावेशित होता है। टॉमसन की बतिया जोड़ दिए, कहे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। प्रश्न आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहीं घूम रहा है जी, भाग क्यों नहीं जा रहा है? भाग जाए, क्या दिक्कत है? तो देखो या माइनस या प्लस विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए भाग नहीं रहा है, ठीक? तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या रहा? परमाणु एक गोला है, गोले के केंद्र में नाभिक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन, परमाणु एक गोला है, गोले के केंद्र में नाभिक है, नाभिक धनावेशित होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। फिर एक बात और इसने कहा कि परमाणु का व्यास, व्यास समझते हो, त्रिज्या का दुगुना, परमाणु का व्यास और नाभिक का व्यास का तुलना किया। कहा कि परमाणु का व्यास ज्यादा होता है और नाभिक का व्यास क्या है? कम होता है। यानी नाभिक की त्रिज्या छोटी और परमाणु की त्रिज्या बड़ी, अर्थात परमाणु बड़ी चीज हो गई और नाभिक उसके अंदर छोटी चीज हो गई, छोटी जगह। ये रहा हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यानी केंद्र में नाभिक, बाहर ऐसे, और यह इलेक्ट्रॉन। ये किसका मॉडल है? रदरफोर्ड का। ये बताओ किसका है जी? बोलो। यह टॉमसन का है ना। अब देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। क्या कमी थी? ड्रॉबैक, DRAW, ड्रॉ बैक, BAC के बैक, बैक माने पीछे, ड्रा माने खींचना, टांग खींचना। भाई देखो, जैसे तुम अपना मॉडल बनाओगे तो चार साइंटिस्टों के बीच में अपनी बात रखोगे, सब लोग उस पर डिस्कस करेंगे, तुमको हबकना चालू करेंगे, क्रॉस करेंगे, और तुमको सबको सेटिस्फाई करना होगा। तो जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया कि परमाणु देखो भाई गोला है, गोले के केंद्र में नाभिक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, तो कोनवा में बैठ के अकेले थोड़े ये बात कहनी है। 10 लोग इसको माने तब ना, सबको ना मानना होगा कि अकेले कहे देखा कोई ना जाना तो हम जानत हैं कि परमाणु जन बा परोरा जैसन होला, तो आपके मानने से थोड़े होगा। संसार जब माने तब ना। तो देखते हैं इसकी कमी पर आते हैं, क्या कमी रही। पहली कमी, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या। स्पेक्ट्रम, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा रदरफोर्ड। ये को नया आ गया जी शब्द स्पेक्ट्रम। ये क्या है? अभी इसको डिटेल आगे और समझाएंगे। स्पेक्ट्रम को जानो मोटा मोटी, समझो परमाणु की फोटो आ गई। किसी परमाणु को किसी अणु, जैसे CO2 की पहचान करनी है तो CO2 की एगो फोटो आ गई, देख कर बता दिए। जैसे तुम अमिताभ बच्चन की फोटो देखते हो, ठीक, अमिताभ को तुम पहचान रहे हो,
अमिताभ की फोटो देख लिए। अब एक हम 10 गो फोटो रख दिए, इसमें श्रीदेवी का फोटो है, अमिताभ बच्चन का फोटो है, गोविंदा का फोटो है, गोविंदा, श्रीदेवी, अमिताभ, तो इसमें तुम पहचान ना जाओगे कि कौन अमिताभ है। क्यों? क्योंकि तुम अमिताभ को अच्छे से पहचानते हो। अब अमिताभ की फोटो मान लो दाढ़ी वाली आ जाए तब भी तुम पकड़ लोगे। अमिताभ की फोटो मान लो कौन इंस्पेक्टर के पोज में खिंचवा लिए तब भी तुम पहचान लोगे। हल्का फुल्का पोज बदल करके अमिताभ आए तब भी तुम पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि तुम उनसे चिर परिचित हो। पुरानी पिक्चरों में देखे होगे कि फिल्म में जो है गाना होता है, लास्ट में हीरो जो है दाढ़ी लगा करके और नाचता रहता है, वहीं हीरोइन भी नाच रही है। जब गाना खत्म होगा तो हीरो निकालता है बंदूक, कहता है हैंड्स अप, तब खलनायक और अपनी दाढ़ी निकालता है, तब खलनायक कहता अरे तुम थे। पब्लिक पहचान रही है कि हो जाएगा हीरो नाच रहा है, लेकिन खलनायक नहीं पहचान रहा है, ठीक है, लेकिन तुम पहचान जाओगे। कारण क्या है कि तुम उसको जानते हो। उसी तरीके से स्पेक्ट्रम से हम किसी परमाणु की, किसी अणु की, किसी यौगिक की पहचान कर सकते हैं। जैसे कैमरा से फोटो खींचा जाता है, उसी तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। ठीक, स्पेक्ट्रोमीटर ही मशीन हो गया, समझो एक कैमरा है। इससे क्या निकाला जाता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का उपयोग क्या है? परमाणु या अणु या यौगिक की पहचान करने में। अब इसमें से जो फोटो निकलेगी प्रिंट आउट होकर के स्पेक्ट्रोमीटर मशीनिया में से, तो वह फोटो ऐसी नहीं निकलेगी कि उसमें आंख रहेगा, कान रहेगा, नाक, ये सब नहीं रहेगा। उसमें ऐसे करके लाइनें बनी रहेंगी, ये गया, ये ऐसे, ठीक, ऐसे करके बना दिया जाएगा। ये रहेगा। तुम कहोगे इसको देखकर क्या पकड़ेंगे? पकड़ लोगे। आने वाले समय में आगे की कक्षाओं में ये सब सिखाया जाएगा। तो यहां जैसे मान लो ये एक फोटो है, अगर हम मान लो कह दें कि ये जो है CO2 की फोटो है, तो CO2 का बार बार हम फोटो निकालेंगे तो वही ना आएगा, हल्का फुल्का चेंजिंग भी आएगा तब भी पकड़ लोगे। जैसे तुम्हारा हम फोटो खींचे, आ गई फोटो, अब दूसरा फोटो खींच रहा है, तुम पोज बदल दिए, सिर नीचे के थे सिर ऊपर कर लिए, तब वो पहचान में आई ना जाओगे कि तुम ही हो, कि बदल जाओगे, है? तो उसी तरीके से CO2 की भी फोटो खींची जाएगी तो कितना होगा विचलन दाएं बाएं, तो पकड़ में आ जाएगा। तो बार बार CO2 का ऐसा ही आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये CO2 है। मान लो ये सोडियम का फोटो है, किसका है? सोडियम का। तो अब रदरफोर्ड से पूछा गया कि बताओ भाई किसका स्पेक्ट्रम है, तो रदरफोर्ड बताने में असफल हो गए। पूछने लगे लोग, हाई बतावा, हाई लेनिया का है खींचिर पिचिर है जी, हाई लेनिया मोटी है, हाई पतली है, हाई यहां से आके 2 भाग में क्यों बढ़ जा रही है, ठीक। तो ये सब बातें पूछी जाने लगी रदरफोर्ड से कि जरा व्याख्या कीजिए कि इसका स्पेक्ट्रम ये कैसे है, या कैसे सोडियम की फोटो है, हम कह रहे हैं पोटेशियम का है, तो क्यों नहीं पोटेशियम का है? तो इसकी व्याख्या करने में रदरफोर्ड जो है असफल रहा। उसकी खोपड़ी घूमने लगी, अरे बाप रे ये क्या हो गया, परमाणु के तो देखला ना आदमी, टॉमसन से होता ना पूछा गया, हमसे बड़ा पूछत बड़ा लोगों। तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा कौन? रदरफोर्ड। दूसरा पॉइंट, पहली कमी रही, अभी स्पेक्ट्रम को और डिटेल समझाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो, ये परमाणु है, इसका ये नाभिक हो गया, बाहर ये है, यह इलेक्ट्रॉन, यही नहीं इनका मॉडल था। तो अगली कमी क्या रही? देखो, इलेक्ट्रॉन ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो जब इस वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो देखो क्या हो रहा है, इसमें इसकी दिशा लगातार बदल रही है। देखो अभी इसका मुंह इधर है, अब मुंह इधर हो गया, इधर हो गया, इधर, तो इसकी दिशा क्या हो रही है? बदल रही है।
इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर किस पथ पर गति करता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार पथ पर गति करने से इसकी दिशा क्या होगी? बदलेगी। अब दिशा बदलने से क्या होगा जी? दिशा बदलने से इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक। अब जब त्वरण उत्पन्न होगा तो यह अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। अपनी ऊर्जा का क्या करेगा? ह्रास करेगा। ऊर्जा का ह्रास करेगा। अब धीरे धीरे जब ऊर्जा कम होगी तो यह नाभिक के करीब आने लगेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा और नाभिक से टकरा कर परमाणु को नष्ट कर देगा। चूंकि परमाणु नष्ट नहीं होता है इसलिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल गलत नहीं, दोषयुक्त है। दोषयुक्त, गलत नहीं कहेंगे। साइंस जो है गलत से सही की तरफ जाने का एक रास्ता है। काम की चीज दिए ना रदरफोर्ड, टॉमसन आए इलेक्ट्रॉन को दिए, रदरफोर्ड आए नाभिक की जानकारी दिए, संसार को नाभिक से परिचित कराए कौन? रदरफोर्ड। नाभिक पास इतना तो बताए थे ना। तो इसका ड्रॉबैक, कमियां क्या रही, सीमाएं क्या रही या दोष क्या रहा उसके मॉडल का? पहला, परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, बता ही नहीं पाया कि परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा है, चिन्ह ही ना पावे। दूसरा, इनसे कहा कि देखो भाई इलेक्ट्रॉन है तो कहे हाँ। ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगा? हाँ। जब वृत्ताकार पथ घूमेगा तो इसकी दिशा बदलेगी? हाँ। दिशा बदलेगी तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। त्वरण उत्पन्न होगा तो अपनी ऊर्जा का क्या करेगा? ह्रास करेगा। जब ह्रास करेगा तो धीरे धीरे नाभिक के करीब आने लगेगा। जब नाभिक के करीब आएगा तो नाभिक से टकरा कर परमाणु को नष्ट कर देगा। चूंकि परमाणु नष्ट नहीं होता है अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोषयुक्त है, कमियां हैं। तो ये कमी रही किसकी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। बस मेरा यहां तुम्हारे दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, ये दिशा बदली तो त्वरण कहां से पैदा हो गया जी? त्वरण पैदा हो गया तो ऊर्जा कैसे घटने लगी है? दिशा बदली तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ तो ऊर्जा कैसे घटने लगी? ये तो समझ में आ रहा होगा कि हाई नाभिक है कर ऊर्जा घटत ही है तो घटते घटते धीरे धीरे आ गया। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। दिशा बदल रही है यह अभी बात तुमको समझ में आ रही है। दिशा बदलने का त्वरण से क्या संबंध है? फिजिक्स में तुम कुछ सीखे होगे, जरा विचार करना, फिर तो हम डिस्कस कर भी करेंगे। इसके बाद जो है इन्हीं का असिस्टेंट था निल्स बोर। निल्स बोर, बोर का परमाणु मॉडल। नोबेल प्राइज पाया है बोर ने। इसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, बोर के बारे में।